2014 में सत्ता व व्यवस्था परिवर्तन की तैयारी हेतु राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए अलग अलग प्रांतों का दौरा कर रहे हैं। पूर्वी भारत में पटना, भागलपुर के बाद कल युग दृष्टा रांची पहुंचे। कल सेना दिवस था। इस अवसर पर स्वामी जी महाराज ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश की रक्षा राजनेता नहीं, सैनिक करते हैं और उनको सही ट्रेनिंग ही उन्हें इस लायक बनाती है। आइए देखते हैं रांची में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अंश। आज सैनिक दिवस भी है और मैंने आज सैनिक दिवस के ऊपर ट्वीट किया, फेसबुक पर भी जो है सबको एक मैसेज दिया। क्या? मैंने कहा देश के सैनिकों से सुरक्षित है। सैनिक क्या बिना ट्रेनिंग के देश की सीमाओं की सुरक्षा कर पाएंगे? डॉक्टर बिना ट्रेनिंग के ऑपरेशन कर पाएंगे, इलाज कर पाएंगे? बिना ट्रेनिंग के किसान खेती कर पाएगा? बोलो। बिना ट्रेनिंग के कोई नृत्य करने वाले डांस कर पाएंगे? बिना ट्रेनिंग के आप हाथ से लिख सकते हो? बिना ट्रेनिंग के कौन सा काम होता बताओ? तो क्या इस सेवा के काम के लिए, इतना बड़ा काम है देश का, इसके लिए ट्रेनिंग नहीं चाहिए? तो पहले समिति बनाओ, फिर उनको ट्रेनिंग दो और फिर काम में लगाए रखो। अब तो युद्ध स्तर पर काम करना है या मरना, सिर धड़ की बाजी लगा के काम करना है। सबसे पहले यही लिखा है, एक दिन मेरे लिए एक जिंदगी के बराबर है और मुझे अब कोई समझौता, मुझे किसी तरह की कोई अकर्मण्यता, कोई निराशा, कुंठा अपने मन में आने नहीं देनी है। एक क्षण के लिए भी अशुभ नहीं आने देना, प्रमाद नहीं आने देना। अब मुझे इस देह को पाना है किसी भी कीमत पर। ऐसा जोश, जुनून, जज्बा, जिद, हमारे अंदर जिद थी, ऐसा करना है। और जिसमें जिद होती है, मैं आम आदमी की भाषा में बोल रहा हूं, उसको जिद बोलो, उसको जुनून बोलो, उसको आक्रोश बोलो, उसको जोश बोलो, उसको शौर्य बोलो, उसको पराक्रम बोलो, उसको हठ बोलो, उसको बहुत ही ऊंचा शब्द बोलना है तो उसको मजबूत संकल्प बोलो। एक जिद, एक जोश, एक जुनून, एक आक्रोश, एक संकल्प, एक हठ कि मुझे करना है, या तो करना है या तो मरना। मैं मर सकता हूं लेकिन पीछे नहीं हट सकता। इस बार इस देश की सत्ता और व्यवस्था को बदल करके ही दम लेना है। ये सबको संकल्प लेकर के जाए। देखो, जिद का पक्का होना चाहिए आदमी को। उसको आम भाषा में बोला तो धुन का पक्का। जैसे मैंने कल भी स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट नहीं था वो मात्र अखबारों में छपाने के लिए। मैंने कहा हमको छपास दिखास की बीमारी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया, हाँ सब हिंदुस्तानी संकल्प कर लें कि हमारे जिंदा रहते हम भोंदू और पप्पुओं को देश की सत्ता के सिंहासन पर नहीं बैठने देंगे। अरे क्या औकात है उनकी, ऐसे जिनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ऐसे लोग सत्ता पर बैठ जाएं और हम अपने आप को ऋषियों की संतान कहने वाले, रामकृष्ण के वंशज कहने वाले, और ऐसे ही देखते रह जाएं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इससे सबके भीतर एक जोश होना चाहिए और वही जोश, वही जुनून, वही जिद, वही हट आपके भीतर पैदा करने के लिए मैं आया हूं। भाई बहनों, ऐसा ही करना है। 2 महीने के भीतर संगठन को इतना मजबूत बना दो, जो समितियां नहीं बनी पूरी खड़ी कर दो। अब बहुत दिन हो गए, अपने लिए तो बहुत काम किया ना। अरे 2-4 घंटा परिवार के लिए दे देंगे, 8 घंटा अपने बिजनेस नौकरी के लिए भी दे देंगे, तो भी अपने पास में 4-6 घंटे बचेंगे, उसमें सेवा दो। और चुनाव के समय 1 महीना तो सबको छुट्टी लेनी है, तब इन बेईमानों की छुट्टी होगी, तब इनसे मुक्ति मिलेगी। चुनाव के समय तो 1 महीना घर घर जाना है। अभी फिर 1 मार्च से घर घर जाना है ना, लोगों को बुलाना, निमंत्रण देकर के। निमंत्रण देके बुलाएंगे तो बोलो लोग आएंगे कि नहीं, पीले चावल लेकर के जाएंगे, आएंगे कि नहीं? अरे आप अपने घर में कोई फंक्शन करते हो, कितने लोग आ जाते हैं? 200-250 लोग आ जाते हैं ना। जब आप हजारों भाई बहन मिलकर के निमंत्रण दोगे तो एक जिले में 25,000, 50,000, 1 लाख लोग आएंगे। पूरा हिंदुस्तान बाहर निकलेगा, क्योंकि जो अभी तक मैंने 12 करोड़ लोगों को योग सिखाया वो भी बाहर निकलेंगे। मैं खुद दिल्ली में होऊंगा, आप पूरे देश में होंगे, मैं खुद घर घर जाऊंगा, आप भी घर घर जाएंगे और घर घर जा करके अलख जगाएंगे, जन जागरण करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई अब तक तुम वोट देते रहे, कोई बात नहीं, इस बार देश के लिए वोट दो, धर्म के लिए वोट दो, अपने लिए वोट दो, अपनी औलादों के लिए वोट दो।
इस महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी को मिटाने के लिए वोट दो। भारत को विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक आध्यात्मिक शक्ति बनाने के लिए वोट दो। जब ऐसे संकल्प के साथ हम जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं 100 में से 99% लोग हमारे साथ में खड़े होंगे और इस बार इतिहास बनाएंगे। भाई बहनों देखो, लोग तैयार हैं परिवर्तन के लिए। बस मैंने कहा जो बाकी कुछ चीजें रह गई उनको भी मैं बता देता हूं। कुछ लोग कहते बाबा जी मोदी जी तो ठीक है, नीचे क्या होगा, उम्मीदवार कैसे होंगे। मैंने कहा इसीलिए तो अभी मुझे सारे प्रांतों की बैठक करनी है। लेकिन मैंने देखा कि अब तो ये भी मोर्चा संभालना है। मोदी तो ठीक है, नीचे वाले भी उम्मीदवार ठीक होने चाहिए, जिनकी छवि निष्कलंक हो और जो जीतने वाले हों। विनिंग कैंडिडेट होने के साथ साथ बहुत लोग आजकल इस हवा में घूम रहे हैं कि मोदी की हवा है, चलो अपन भी एमपी बन जाते हैं। अब ऐसे सब लोगों की हवा निकालनी है जो हवाबाजी में घूम रहे हैं। अब वास्तव में जो जनता के बीच के जिताऊ उम्मीदवार है, हमने बीजेपी के भी शीर्ष नेतृत्व को कह दिया है कि जनता के बीच के जिताऊ उम्मीदवारों को उतारिए और आपकी पार्टी में भी कुछ अच्छे लोग हैं तो उनको लेकर के आइए। बाकी मोह से मुक्त होइए कि मेरा है, ये इतने साल से मेरे पास है, इतने दिनों से परिक्रमा प्रियाचरण कर रहा है, अब कौन क्या कर रहा था हमको नहीं देखना। अब आपको जनता के बीच के जिताऊ निष्कलंक उम्मीदवार जो अपनी विचारधारा और मुद्दों से सहमत है और इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन लोगों को ही संसद में जाना भेजना है अपने को। बड़ी योजना है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, झारखंड की भी हमें पूरी चिंता है, पूरे देश की भी पूरी चिंता है। और इसके लिए अभी मैंने तय किया है कि अब कुछ दिन मैं दिल्ली में रहूंगा। उसके लिए एक तो ये गैस सिलेंडर आधे दाम पर, डीजल पेट्रोल आधे दाम पर, औसत 30 से 50% महंगाई हम खत्म करेंगे और महंगाई मुद्दा होगा, महंगाई मुद्दा होगा। और ये इस तरह से पूरी अर्थव्यवस्था और कर व्यवस्था को, गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश किससे चलता है, बार बार सुन लो ये चीजें तर्क के साथ आप लोगों से कहना, भैया देश ऐसे नहीं चलता। कुछ कहते हैं जो परंपराएं बनी हुई हम उसको तोड़ने के लिए आए, व्यवस्था बदलने के लिए आए, तो व्यवस्था तोड़ रहे हैं। भैया व्यवस्था को पारदर्शी बनाओ, जवाबदेह बनाओ, सरल बनाओ, न्यायपूर्ण बनाओ तो बात समझ में आती है। कुछ लोग व्यवस्था परिवर्तन का मतलब व्यवस्था तोड़ना समझते हैं, उनको अकल ही नहीं है, अभी नए नए आए हैं, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे, ऐसे देश चलता है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब व्यवस्था को तोड़ना नहीं, व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह, सरल और न्यायपूर्ण बनाना है, स्वदेशी बनाना है। हम इस देश के लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि हम व्यवस्था को तोड़ेंगे नहीं, हम व्यवस्था को स्वदेशी व्यवस्था लेके आएंगे, सरल व्यवस्था लेके आएंगे, न्यायपूर्ण व्यवस्था और पारदर्शी जवाबदेह व्यवस्था लेके आएंगे, जिससे कि हिंदुस्तान के 125 करोड़ लोगों को उनका हक मिले, चाहे मजदूर हैं, किसान हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबको 125 करोड़ लोगों को हक और न्याय दिलाना। उससे यह है व्यवस्था परिवर्तन का मतलब। शिक्षा, चिकित्सा, कानून, न्याय, अर्थव्यवस्था, सारी देश चलता है 3 चीजों से, नोट कर लो, सबको बताना है। नीतियां, नेतृत्व, नियत। सही नीतियां, शिक्षा की, चिकित्सा की, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग की, सारी आर्थिक नीतियां, कर की नीतियां, सारी नीतियां। देश चलता है किससे? नीतियों से। किससे चलता है? नीतियों को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? पॉलिसी। इकोनॉमी की पॉलिसी, टैक्सेशन की पॉलिसी, हेल्थ एजुकेशन की पॉलिसी, एग्रीकल्चर की, इंडस्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग, डिफरेंट सेक्टर्स की, एनवायरनमेंट की पॉलिसी क्या है हमारी? पॉलिसी से चलता है देश। नीतियां, और नीतियों के साथ मजबूत नेतृत्व, मजबूर नेतृत्व नहीं। तो क्या होना चाहिए? मजबूत नेतृत्व, सही नीतियां, न्यायपूर्ण नीतियां, सही नीतियां, सही नेतृत्व और सही नियत। 3 चीजों से देश चलता है ना। ऐसे देश को बनाना। भाई बहनों, अब मैं आपको बात ही कह रहा था, ये आज तक 125 करोड़ देश के लोग देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। ये वॉशिंगटन कॉन्सेंसस, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कहां से चल रही है? रुपए ऐसा, डॉलर ऐसा, फलाना ऐसा, ये वो सा, वर्ल्ड ट्रेड फलाना। दुनिया के किस किस देश की मुद्रा की क्या कीमत होगी, रुपए की क्या कीमत होगी, डॉलर की, पाउंड की, यूरो की क्या कीमत होगी, ये कौन से तय कर रहे हैं? वॉशिंगटन कॉन्सेंसस बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? जोर से बोलो, कुछ सीख लो। आज तो मैं अर्थशास्त्र भी सिखा के जा रहा हूं।
वाशिंगटन कॉन्सेंसस, वाशिंगटन कॉन्सेंसस। दूसरे एफडीआई वाले पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। फिर तीसरे भारत की अर्थव्यवस्था कहां से चलती है? मुंबई के सेंसेक्स से। अब मैंने कहा सेंसेक्स से, एफडीआई से, वाशिंगटन कॉन्सेंसस से और देश के कुछ तथाकथित इकोनॉमिस्ट और कुछ तथाकथित टैक्सेशन के जो स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, ये टैक्स गुरु हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था चलाएंगे। मैंने कहा इस देश की अर्थव्यवस्था 125 करोड़ गरीब मजदूर, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, मेहनतकश हिंदुस्तानी लोग चलाते हैं। 125 करोड़ लोग अर्थव्यवस्था चलाते हैं, तो देश की आर्थिक नीतियां वे ही बनाएंगे। इसके लिए अब दिल्ली जा रहा हूं और वहां पर भी इसको जोर से, फिर ये विषय भी चलेगा। साथ में लोकसभा से कौन लोग खड़े होंगे, उनकी चरित्र की जांच की जाएगी। ऐसे नहीं आ जाएंगे कोई भी, जिसको देखा वही मैं बनूंगा एमपी। हाँ बनाएंगे तुझे एमपी, रुक जा भी। बहुतों के मुंह में पानी आ रहा है। वो देशभक्त ईमानदार होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए और जीतने वाला होना चाहिए। जीने का होश नहीं, जीने का ठिकाना नहीं, पांव कब्र में रखे हैं, खटर पटर चल रहे हैं, बोला जाता नहीं, सोचा जाता नहीं, सोया जाता नहीं, नींद आती नहीं, एमपी बनने पांव कब्र में है, तैयारी कर रहे हैं संसद की। और बहुत से जिनको कोई लोग फूटी आंख नहीं जिनको चाहते, बोले हम मोदी को तो चाहते हैं लेकिन ये खड़ा हो गया तो इसको वोट नहीं देंगे। बहुत मेरे को सब ध्यान है, कुछ सोचते बाबा आप तैयारी तो कर रहे हो लेकिन नीचे भी तो देखो। मैंने कहा ऊपर की तो ऊपर वाला देख रहा है, मैं देखता ही नीचे की हूं। चिंता मत करो, ये सब ठीक करेंगे। और अभी बहुत सी जगह आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, कुछ जगह जाऊंगा, जहां नहीं जा पाऊंगा वहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ये कार्यकर्ताओं की बैठक करूंगा। लेकिन अब पहले मैं काम कर रहा था 20 घंटे, अब हो सकता है मुझे काम करना पड़े 22 घंटे। 1-2 घंटे भी सोना होगा तो सोऊंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर देश को बचाएंगे। लोग कहते थे सूखी रोटी खाएंगे देश को बचाएंगे। मैंने कहा रोटी भी नहीं खाएंगे और देश को खाने वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। हम तो खाते ही नहीं रोटी, तो 17 साल हो गई। सुनो, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बहुत सी जगह जो है जहां मैं नहीं जा पाऊंगा वहां हम कार्यक्रम लेंगे। ये कार्यकर्ताओं की बैठक के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी आदि वहां पर होंगे। मैंने श्रद्धेय आचार्य श्री से कहा कि बहुत जगह श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर सकता है। 11,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर श्रद्धेय आचार्य श्री ने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया तैयार कर दिया है, बस उसका प्रकाशन बाकी है। और सरकार के करीब 1,000 नोटिस, सैकड़ों झूठे केस, वो एक दिन में 83 केस करते हैं और आचार्य जी लड़ते हैं और एक ही दिन में 83 केस ध्वस्त हो जाते हैं। आपने सुना ना, मैंने 5 जनवरी को बोला था। इतना सब काम श्रद्धेय आचार्य श्री कर रहे हैं, उसके बावजूद मैंने कहा, बोले स्वामी जी आप मुझे भेजते रहे हो। मैंने कहा अब तो भैया सबको रण क्षेत्र में उतरना है। बोले यहां कौन संभालेगा? मैंने कहा कोई नहीं, 2-4 और केस हो जाएंगे तो एक ही साथ देख लेंगे, डेट ले लेना। और क्या करें, एक दिन 10-10 केस की डेट आती है, तुम्हारे पीछे कोई एक आधा केस लग जाए, बोलो भाई ये पंगा नहीं होता। हमने कहा सारा पंगा हम लेंगे, हम करेंगे सब काम एक दिन में। अब बताओ 1,000 नोटिस एक दिन में कितने आए? बहुत सी छुट्टियां आ जाती हैं बीच में। एक दिन में किसी दिन 2, किसी दिन 5, किसी दिन 10-10 केस की डेट आती है। श्रद्धेय आचार्य श्री के लिए लड़ते हैं। एक बार अभिनंदन है श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी। और इस पूरी प्रक्रिया से देखो, आपके घरों में जो बच्चे हैं वो फेसबुक जानते हैं ना, इंटरनेट आदि पे काम करते हैं ना, फेसबुक में देख सकते हैं ना, उसको फॉलो कर सकते हैं ना। कुछ जो अब बड़े बुजुर्गों को नहीं आता, तो जवान बच्चों को तो आता है ना फेसबुक, ट्विटर आदि। तो हमारा बैंक अकाउंट तो है नहीं, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है। तो हमारा फेसबुक अकाउंट है स्वामी रामदेव के नाम से, ठीक है ना। तो अपने जो बच्चे हैं ना
जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को बोलते हैं ना, वो उसको फॉलो करेंगे उसको। आप में से कितने ऐसे हैं जो फेसबुक को फॉलो करते हैं? बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करते उनके बच्चे उनसे बोल देना, वो कर लेंगे, आपको बता दिया करेंगे कि आज ये मैसेज आया बाबा जी की तरफ से। ट्विटर कितने लोग मेंटेन करते हैं ट्विटर अकाउंट को? तो ट्विटर योगेश रामदेव के नाम से पता है ना सब। फेसबुक और ट्विटर है ना, उसके ऊपर जड़ी बूटियां और सब जानकारियां मिलती रहती हैं। तो देश में सुन लो जरा गौर से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तो प्रधानमंत्री का प्रत्याशी बनाने के बाद उनके करीब 60 लाख के करीब फॉलोवर हैं, फॉलो करते हैं उनको फेसबुक पर। अभी अपना 17 लाख से ज्यादा, अभी 1-2 दिन में 18 लाख हो जाएगा। देश में किसी व्यक्ति के फेसबुक पर उतने समर्थक, उतने उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं जितने आज अपने साथ जुड़े हुए हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में। राजनीतिक क्षेत्र में तो मैंने कहा ना, मोदी जी का, क्योंकि अब देश की बहुत आशाएं और फिर उसके लिए बहुत बड़ी टीम भी काम कर रही है। अब ने तो साधारण लोग काम लगे हुए इस काम में। कितने हैं फॉलोवर? 18 लाख से भी ज्यादा। 2-4 दिन में 20 लाख पहुंच जाएंगे। अभी चुनाव होते होते करीब 1 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे। और उसमें कई पेज हैं। फिर ये तो एक पेज के ऊपर बता रहा हूं मैं, तो जो अपने समर्थकों वो सबको मिला करके तो और ज्यादा हो जाएगा। तो जो मेन पेज है ना, उसके ऊपर एक जो है वो जो है ना एक सही का निशान और ग्रीन उसके ऊपर चिन्ह आता है ना, वेरीफाइड अकाउंट है ना। तो जो वेरीफाइड अकाउंट है उसी को आप फॉलो करना है ना। वेरीफाइड का ऊपर उसके ऊपर चिन्ह आ जाता है, वो लगा हुआ है, इसको भी फॉलो करना आप लोग जो नहीं कर रहे। और देखो, देश एक बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश में एक राजनीतिक अराजकता, आर्थिक अस्थिरता, सामाजिक असहिष्णुता और राष्ट्र में एक बहुत गहरा अविश्वास, असंतोष है। ऐसे में एक स्थायी और मजबूत सरकार देने के लिए 300 से ज्यादा सांसदों के साथ मोदी को भेजना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा? ये अंदर अंदर से खिचड़ी पका रहे हैं और ऊपर से अपने आप को देशभक्त बता रहे हैं, ईमानदार बता रहे हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा भ्रष्ट पार्टी और जिसने देश को तोड़ा उसका साथ देते हैं, कहते हैं हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। अरे वीआईपी कल्चर तो नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, जिसने वंशवाद और जातिवाद से ऊपर उठ करके इस देश में अध्यात्मवाद और राष्ट्रवाद की अलग जगाई और अंतिम आदमी को न्याय देने के लिए। वो आदमी के भीतर पीड़ा है, उसने दुख देखा है, एक दर्द पीड़ा क्या होती है। जिनका जन्म ही आलीशान बंगलों में हुआ, वो कहते हैं हम आम आदमी हैं। हम आम आदमी खास आदमी की बात इसलिए नहीं कर रहा भैया, वो पहले दिन ड्रामा करते हैं, कोई रिक्शा में चल के आ रहा है, कोई ट्रेन में चल के आ रहा है, और दूसरे दिन टनाटन इनोवा। ये है इनका त्याग। उससे ज्यादा बड़ी मिली नहीं तो वो भी ले लेते। अरे भैया, सादगी में रहना था तो रोज रिक्शा कर लेते, रिक्शे वाले का भी भला हो जाता। वो भी कहता मैं मुख्यमंत्री को लेके जा रहा हूं, मैं एमपी साहब को, मैं मिनिस्टर को लेके जा रहा हूं, वो भी खुश हो जाता बेचारा। वोट तो लिए गरीब लोगों के और फिर काम करने लगे अमीरों के। दोहरा चरित्र, बच्चों की कसम, ना समर्थन लेंगे ना देंगे, कसम टूट गई। करनी कथनी में इतना अंतर क्यों भाई? हम देशभक्ति ईमानदारों की राजनीति करना चाहते हैं तो मैंने कहा बताएं, क्या देशभक्त नहीं है नरेंद्र मोदी? क्या ईमानदार नहीं है नरेंद्र मोदी? मैं देशभक्त, बाकी सब बेईमान, मैं ईमानदार, बाकी सब। ये क्या है भाई बहनों? देश के लोगों को मेरे से बोला बाबा इसका इलाज क्या है? मैंने कहा भैया कोई कितनी पिक्चर हिट हो जाए 5-7 दिन के बाद में पर्दे से उतर जाती है। तो ये ड्रामे ज्यादा दिन चलते नहीं है। कितनी पिक्चर हिट हो, 10-15 दिन लास्ट हो गया। ड्रामा लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन कितने दिन? 5-7 दिन, इससे ज्यादा नहीं चलता। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन अपने को घर घर जाके लोगों को बताना है कि सब चीजों को ठीक करना है। तो इस बार हमें मजबूर प्रधानमंत्री नहीं, कैसा
मजबूत प्रधानमंत्री, देश को जो एक स्थायी सरकार दे सके, मजबूत सरकार दे सके। भाई बहनों, अब इसके लिए आपको कैंपेन करना पड़ेगा, घर घर जाकर के। देखो भाई, बड़ा काम करने के लिए थोड़ा बड़ा दिल तो रखना ही पड़ेगा। तो आप सब लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं? तो भाई बहनों, इसलिए आपको बुलाया है। और 2 जगह बैठक रखी थी, 1 जगह बुला लिया, तो जितने अंदर बैठे इससे ज्यादा बाहर बैठे हुए हैं, और वो भी उतने ही खुश हैं। तो एक बार बाहर वालों के लिए अंदर वाले ताली बजाओ। हाँ? बाहर बहुत बड़ी संख्या में भाई बहन बैठे हैं, जितने आप अंदर बैठे हो इससे ही ज्यादा कहीं बाहर है, और पूरे अनुशासन से। इसको कहते हैं संगठन। तुम्हारे पास 3 ताकत है। एक भगवान की दी हुई ताकत जो उसने हमें दी। मैंने स्वयं को, अपने लाखों कार्यकर्ताओं के संगठन को और करोड़ों अपने समर्थकों को, सबको झोंका है। और सबसे बड़ी ताकत है सत्य की, धर्म की, भगवान की। वो सारी ताकत हमारे साथ है। और सत्य में जयते यतो धर्मस्ततो जया। जीत धर्म की होगी, जीत सत्य की होगी, जीत 125 करोड़ लोगों के संकल्प की होगी। तो भाई बहनों, अब इस काम में बोला, बाबा जी झारखंड से किनको टिकट दिलवाओगे? तो चिंता मत करो, सही लोगों को टिकट दिलवाएंगे, चिंता मत करो। कैसे कैसे काम करना, अभी हम मीडिया में नहीं बोलते ये सब बातें, यहां भी नहीं बोलेंगे, नहीं तो ये सब लीक हो जाती है बातें। कुछ काम कहे जाते हैं, कुछ काम किए जाते हैं। कैसे कैसे क्या क्या करना है, हम ऐसे पक्के हठयोगी हैं, जिद्दी हैं। और जब अपनी जिद पर आते हैं, 4 राज्यों में चुल्लू भर पानी भी नहीं मिला डूबने के लिए। वो काम हमने किया, सारा देश जानता है। उस दिन हम मीडिया में थे, पूरे दिन भर रिजल्ट आए तो सबने सुना है, लेकिन हम अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। 67 सालों से जहां से एक बार भी नहीं आ रहे थे, वहां पर भी उनकी लुटिया ही नहीं डुबोई, उनकी लुटिया भी नहीं मिली और पानी भी नहीं मिला, गायब भी हो गए पूरे। भाई बहनों, इस आक्रोश को एक सही दिशा में लेकर के जाना है। बड़ा काम करने के लिए देखो, एक तो आप लोग इस बात को समझ लो कि अब जो है सबको नीति है, उसके अनुसार सबको व्यवहार करना है। उसके लिए सबको ये दिया गया है ना, सब वैदिक शिक्षा, उसके अनुरूप सबको आचरण करना है, बहुत जरूरी है। फिर आदर्श कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए हमने उनको ट्रैक सूट, उनको विशेष रूप से उनको रुद्राक्ष की माला, कुछ विशेष प्रोत्साहन के लिए व्यवस्था की है। सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी सबको झोला दिया गया। और दुनिया के इतिहास में सेवा करने वालों को पहली बार 1-2 को नहीं, कम से कम 50,000 से 1 लाख आदर्श कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को यह रजत पत्र दिया जाएगा। ये 100% शुद्ध चांदी का है, पॉलिश नहीं की हुई है। बोले बाबा इतनी चांदी कहां से आएगी? सोना चांदी तो बहुत है इस देश में। अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलना चाहिए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तो तिरस्कराः त्रीणि तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। सच्चे अच्छे लोगों का सम्मान होना चाहिए, सबको मिलेगा। अभी जिले में भेज रहे, बाद में सबको एक एक को देंगे। और ये सम्मान, भाई बहनों, आप लोगों ने जो काम किया है ना, ज्ञात इतिहास में जितने अल्पकाल खंड में योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद अब राष्ट्र में महाक्रांति होगी, और इसके लिए एक महानायक को हम चुनेंगे। ये भी अपने आप में एक इतिहास होगा। अल्पकाल खंड में थोड़े से समय प्राकृतिक हुआ है, और इसमें क्या क्या नहीं हुआ है। लोगों की दिनचर्या से लेकर के, खान पान से लेकर के, सब कुछ जीवन बदल गए, स्वभाव बदल गए। अब देश बदलना, दुनिया को बदलना, ऐसा संकल्प। भाई बहनों, अब ये जो 4 पेज का आपको दिया है ना, इस काम के लिए तुरंत कुछ कामों को एक जो टाइम फ्रेम है उसी में करना है। टाइम फ्रेम क्या है? 2 महीने में सारी समितियां बननी चाहिए, तो बनेगी ही। फिर उसके बाद उनको एरिया डिवाइड कर दिया। 1 मार्च से निमंत्रण देने से पहले कि ये गांव, ये मोहल्ला, ये गली, ये वार्ड, ये तहसील,
ये इतना एरिया तेरे हिस्से में और उतने एरिया में वो काम प्रामाणिकता से होगा। देखो एक बात सुन लो जरा गौर से, राजनेताओं के भरोसे हमने छोड़ दिया ना, तो ये ज्यादातर होते हैं आलसी, प्रमादी, विलासी। ये राजनेताओं को मुफ्त में खाने की आदत पड़ गई है। ज्यादातर 99% आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, अकर्मण्य होते हैं। चुनाव के समय थोड़ा बहुत निकलेंगे। अब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट होते हैं करीब 15 लाख। अब 15 लाख वोटों के लिए कम से कम नहीं तो 7-8 लाख घरों में जाना पड़ेगा। जाएगा फिर वो बस ठीक है हवा के बहाने। अरे ऐसा नहीं होता, अब हवा से बात नहीं बनेगी। मैंने कहा जो हवा के चक्कर में है वो हवा में उड़ेंगे। अब ये हवा के चक्कर में रहते राजनेता कि नरेंद्र मोदी की हवा है, अब इस मुद्दे की हवा है, इसमें निकल जाएंगे। इनको सबको हवाई खानी है फिर, लेकिन काम कौन करेगा? मैंने कहा राजनेताओं पर भरोसा किया तो धोखा मिलेगा, काम हम लोगों को करना है। और हम सब लोगों ने काम किया तो जैसा भारत का संकल्प आप लोगों ने लिया है वैसा भारत हम किसी भी कीमत पर बनाएंगे। करना काम का अपने को करना है। और इसमें भी कोई 2-4 भी उल्टे पुल्टे आ भी गए तो उनको भी ठीक कर देंगे, उनको बीच में ही वापस भेज देंगे, जाओ अपने घर जाओ। बीच में भी किसी ने गड़बड़ की तो वहां दोबारा से चुनाव करवाएंगे। एक थोड़ा सा मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आप आगे बढ़ो, ऐसे नहीं छोड़ेंगे। अभी तुमको ये तो पता है ना बाबा जिद का पक्का है, तो फिर तुम भी उतने ही पक्के हो जाओ। हाँ तो आप लोगों को वही जिद, वही हट, वही संकल्प, वही जोश, वही जुनून कि नहीं बस अब तो ऐसा होना है। तो ये 2 महीने के टाइम फ्रेम में पहले चरण का काम पूरा, फिर 1 मार्च से घर घर जाके आमंत्रण देना योग महोत्सव के लिए। और योग महोत्सव में ही ये तो ऐसा वातावरण बना देना कि 23 मार्च को ही निर्धारित हो जाएगा कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। चारों तरफ देश में जब करोड़ों लोग निकलेंगे, अरे 1 करोड़ वोट से इधर से उधर होते हैं तो उसमें सत्ताएं पलट जाती। 1 करोड़ वोट से, अरे करोड़ों तो अपने कार्यकर्ता हैं और समर्थक तो बहुत बड़ी संख्या में। बस उस मैकेनिज्म को कब ठीक कर पाएंगे? जब डोर टू डोर, बस डोर टू डोर कैंपेन, ये सबसे बड़ा हथियार है। सबसे बड़ा हथियार क्या होगा हमारा? डोर टू डोर कैंपेन, घर घर जाकर के लोगों का माइंडसेट चेंज करना, ये है सबसे बड़ा हथियार। ये सबसे बड़ा हथियार होगा हमारा। लोग कहते हैं बाबा ये 200 का आंकड़ा कैसे छुएंगे? लोग आंकड़े लगाने में लगे हुए बैठे हुए। मैंने कहा ये अंदर से बदलेगा हिंदुस्तान। ये जो आंकड़ेबाजी चल रही है ना हिंदुस्तान में, ये सर्वे चल रहा है, वो सर्वे चल रहा है, इधर ये हो गया उधर वो हो गया, इनके सारे सर्वे धरे रह जाएंगे, सारे आंकड़े धरे रह जाएंगे। ये 200 का आंकड़ा नहीं। मैंने कहा यदि आप लोग हिम्मत से काम लो और 1 महीना चुनाव के समय सबको क्या लेनी है? बोलो, छुट्टी। तुम्हें तुम्हारी कसम। अच्छा कसम खाते हैं लोग भगवान की, बच्चों की। तुम्हें तुम्हारी कसम, तुम्हें भारत माता की कसम, तुम्हें राम और कृष्ण की कसम, तुम्हें रामदेव की कसम। अरे सरकारी कर्मचारी जहां रहेंगे वहीं करते रहेंगे काम। जिनको चुनाव में ड्यूटी लगे तो वो दोनों काम करना। चुनाव में ड्यूटी लगे तो परोक्ष रूप से करते रहना चुपचाप, दे दनादन हो जाएगा। देखो अरे जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी इससे बढ़िया और काम क्या होगा? तो ये सबके नहीं लगेगी ना, थोड़े लोगों की लगेगी। और चुनाव में ड्यूटी तो कुछ दिन के लिए लगेगी ना, बाकी दिन तो रहेगा ना। 1 महीने की छुट्टी सबको लेनी है और फिर सब इन बेईमानों की छुट्टी करनी है। अपने कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हमारे हजारों कार्यकर्ताओं का ट्रांसफर किया गया, किसी को सस्पेंड भी किया गया, किसी को कुछ भी किया गया, सब लड़ते रहे और सारे के सारे जीते। एक भी कार्यकर्ता हमारा हारा नहीं है, हारा नहीं हो।
ट्रांसफर कर दिए, सस्पेंड कर दिया, फिर बहाल हो गए, गए कोर्ट में, उन्होंने भी सीख रखा। कोर्ट तो है अभी, अंधेर गर्दी थोड़ी चलेगी, बहुत कुछ करके देख लिया, आप कोई डरने वाले नहीं है। सबसे बड़ी चीज होती है संगठन में अनुशासन। एक ने जो कह दिया, अब प्रभारियों के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। हम सभी करीब करीब 543 में से 500 सीटों पर हम फीडबैक लेंगे पूरे संगठन से। कितनी सीटों पर आपको हम बता रहे हैं, और उस फीडबैक में किसी को भी कोई भी 500 सीटों पर हम पूरा फीडबैक लेंगे निष्पक्ष होकर के। क्या होता है, ये हमारी जाति का है, ये हमारी बिरादरी का है, ये ऐसा नहीं। मैंने कहा विनिंग कैंडिडेट कौन हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, हम पूरा फीडबैक लेंगे और उसको उसमें हम 99% उसको इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोगों को बहुत मजबूती से काम करना है, और इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेदारी अब किसकी है? सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी अब आप लोगों की है, जिनको राज्य स्तर पर दायित्व दिए गए। जो हमारे प्रभारी हैं, उन प्रभारियों को भगवान को सामने रख के, गुरु को सामने रख के, देश के 125 करोड़ लोगों को सामने रख करके, सत्य, धर्म और न्याय को सामने रख करके काम करना है। ये ऐसा छोटा काम नहीं है भैया। हमने कोई रिश्तेदारी नहीं निभाई है, हमने रिश्तेदारी निभाई भगवान की, धर्म की, सत्य की, न्याय की। वही रिश्ता है सबका सच्चा। और इसमें अपने भीतर जरा सा भी हम उसको कई जगह से, हम कई स्रोतों से फीडबैक, हम कई स्रोत हैं उसके, और कई स्रोतों से ये फीडबैक लेते हैं हम। भाई बहनों, अब लगभग पूरी तस्वीर साफ है ना, कोई शंका तो नहीं है? आप लोगों को बस ऊपर से तो हम कर रहे हैं पूरे देश में, आपको कितनी जिम्मेदारी मिलेगी? मैंने अपने ऊपर कितनी जिम्मेदारी ले रखी है। मेरे से बोले बाबा ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो, क्या होगा, कैसे होगा? अरे मैंने कहा भैया, ऐसे संशय वाला रखने वाला व्यक्ति कोई बड़ा काम, मैंने कितनी जिम्मेदारी ली है? मैंने जिम्मेदारी ली है 500 लोकसभा सीटों के ऊपर अच्छे लोग खड़े हों और वो जीतें, और उसके लिए रात दिन एक कर रखा है। कितने घंटे काम कर रहा हूं? कम से कम 20 घंटा। आज 7वां दिन है। कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में। सोने के लिए नीचे नहीं सोया हूं, जमीन दरी बिछा के सोता हूं। अब किस में सो रहा हूं? ट्रेन में, प्लेन में, गाड़ी में। कितने दिन हो गए? 7 दिन हो गए। लग रहा बाबा थका हुआ है। और तुम लोग एक दिन यदि 500 किलोमीटर की यात्रा कर लो तो बोले अरे बहुत थक गए राम। ऐसा बात नहीं है बाबा। तो सबके लिए नहीं कह रहा हूं, कुछ लोग थक जाते हैं। थकना नहीं है, जितना मैं काम कर रहा हूं उतना ही आपको करना है, तो पूरा परिणाम आएगा। देखो, मैंने आपके ऊपर भरोसा करके काम हाथ में लिया है। यदि आपने भरोसा तोड़ा तो आपको भी पाप लगेगा, सच्ची कह रहा हूं। और यदि आपने इस भरोसे को नहीं तोड़ा तो आप भी तरेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां, आपके बच्चे, आपका खानदान, पूरा हिंदुस्तान तर जाएगा। भाई बहनों, आपके ऊपर मैंने भरोसा किया है और हम पर देश के करोड़ों लोग भरोसा कर रहे हैं। देश मुझ पर, आप पर भरोसा करता है, उसकी अपेक्षाएं हैं। देखो, हमको आज भी देश को जवाब देना है, कल भी देना है, और कम से कम आगे 50 साल से ज्यादा और जीना है। तो क्या जवाब देंगे? हम सोचते हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं काम। हमसे लोग अभी 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भी पूछेंगे, बाबा तूने तो ये अपेक्षाएं जगाई थी, क्या हुआ? हमको 2019 में भी पूछेंगे। इसलिए हम आने वाले 50 वर्षों की योजना बना के काम कर रहे हैं। इसमें पहले पेज पे लिखा हुआ है ना, कितने सालों की योजना बना के काम कर रहे हैं। इसलिए तुम ये मत सोचना कि बाबा को लोग बेवकूफ बना लेंगे। हमें कुछ समय, कोई स्वार्थ नहीं है, न हमें कहा सत्ता न संपत्ति चाहिए।
न एमएलए एमपी न पीएम न सीएम बनना है, न एमएलए एमपी न सीएम न पीएम बनना है, लेकिन किसी भी कीमत पर, हर कीमत पर देश को बनाना है, बचाना है, इसको आगे बढ़ाना और 125 करोड़ लोगों को न्याय दिलाना। यह आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। हौसला रखो, यही जोश, यही जुनून, यही जिद, यही जज्बा, बस सब कुछ बदलेगा। और भाई बहनों, आप लोग पूरे झारखंड से, करीब आधे झारखंड में तो कहते हैं यहाँ नक्सलवादी हैं, फलाना है, यहाँ ढिकड़ा है, पूरा झारखंड या मेरे मंच के दाईं ओर, बाईं ओर से लेकर के, सामने से लेकर के और मैंने कहा बाहर तक ये कार्यकर्ता हैं। अभी जनता नहीं बुलाई है, जनता तो फिर अब 2014 के बाद जब ये संकल्प पूरा हो जाएगा तो पहले बार कहां किया था ये, रांची में कहां आए थे, तो मोराबादी में दोबारा आएंगे। तो भाई बहनों, जहां जहां नहीं आ पाए झारखंड में, वहां भी आएंगे। ये अभी तो योग वाला दौरा चल रहा था, राजयोग वाला दौरा भी दोबारा चलेगा। तो जहां जहां जरूरत होगी हम पूरी योजना बनाएंगे। मैंने संकल्प लिया है कि कम से कम, देखो बाकी जो लोग मेहनत करेंगे वो अलग है, स्वयं के बल पर, अपने संगठन और अपने समर्थकों के बल पर अपनी तरफ से कम 100 से ज्यादा लोगों को वहां पर भेजना है, अपने बूते पर, अपने दम पर। इतना भरोसा आप लोगों को होना चाहिए। ये कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उसके लिए लगना पड़ेगा। तो आप सब लोग लगने के लिए तैयार हैं? और मैंने कहा आपको, आप, मुझे पूरा भरोसा है कि इस विश्वास को तोड़ेंगे। बस देखो, ये कहने की बात नहीं, मैं इस बात को अनुभव करता हूं। आप लोग आज भी 200-250 किलोमीटर की यात्रा करके आए हो कि नहीं? अब जो भी हमें लक्ष्य दिया जाएगा उसको हर कीमत पर पूरा करेंगे। तो आप, मुझे पूरा विश्वास है, हमारे, मैंने कहा सबसे अहम जिम्मेदारी होगी अब हमारे प्रभारियों की, और वो हमारे प्रभारी भाई निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी को पूरी प्रामाणिकता से निभाएंगे। और राज्य प्रभारियों से लेकर के हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी, हमारे सेवावर्ती भाई, ऊपर से नीचे तक, जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, अब तो प्रखंड और वार्ड प्रभारी, नीचे बूथ और गांव प्रभारी भी बहुत जगह बन चुके हैं। जहां नहीं बने हैं वहां उनको बनाना, और उनको क्या देना, मैंने कहा था बहुत बड़ी चीज होती है ट्रेनिंग। क्या देनी है सबको? प्रशिक्षित लोगों के बिना कोई युद्ध जीता, बिना प्रशिक्षण के कोई भी काम नहीं आगे बढ़ाया जा सकता। चाहे बिजनेस हो, घर हो, परिवार हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, संसार का कोई भी क्षेत्र हो, वहां प्रशिक्षण की बहुत जरूरत है। तो आप लोग इस काम को पूरी प्रामाणिकता से करना। और लोग तो परिवर्तन के लिए तैयार हैं। देखो, लंबा समय नहीं दे सकते, कोई बात नहीं। आप लोग 10-10 सालों से लगे हुए हैं सेवा में, तो अपने को 1-1 महीने, 2-2 महीने की सेवा देने वाले खूब लोग मिलेंगे। जो जैसा मिले उसको वैसी सेवा सौंप दो। और ये अभी तुरंत जाके कार्यालय की व्यवस्था करना। और ये 5 फिर से एक बार मैं इस पूरे जो है अनुष्ठान को आपके बीच में जो है दोहरा देता हूं। देखो भाई, मैं 3 दोषों की पहले चर्चा किया करता था। क्या करता था? चारित्रिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आपराधिक दृष्टि से उस पर कोई दोष नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर उसका गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कैरेक्टरलेस, क्रिमिनल, करप्ट, ये 3 लोगों को अपने साथ रखना चाहिए। जोर से बोलो। कैरेक्टरलेस, क्रिमिनल और करप्ट आदमी को अपने संगठन में रखना चाहिए। अब चौथा क्या है और जोड़ दो, कृतघ्न। कौन? कृतघ्न व्यक्तियों ने देश का बहुत नुकसान किया। महाराणा प्रताप को धोखा किसने दिया? उसके ही घर के कृतघ्न व्यक्ति ने। शुरू से, आदिकाल से लेकर के अब तक देख लो,
1857 की क्रांति से लेकर के 1947 से लेकर के आज तक अभी भी कुछ लोग कृतज्ञता का काम कर रहे हैं। राजनीति में भी कृतज्ञ हैं, कुछ संगठनों में कृतज्ञ होते हैं। तो किसी को कृतज्ञता नहीं रखनी है ना, जो संगठन का आदेश है। देखो, बड़ा काम संगठित होकर के ही कर सकते हैं, तो कृतज्ञता अपने भीतर ना पनप पाए। देखो, वाणी व्यवहार के स्तर पर कोई भूल कर दे उसको कृतज्ञ मत कहना। चलना तो एक ही लक्ष्य की ओर है, उसमें वाणी व्यवहार के दोषों को भी दूर करने के लिए वैदिक शिक्षा पढ़ना और रोज ध्यान करना, ये तो पहले इस पेज की सबसे बड़ी बात है। और काम कैसे करना है? सिर धड़ की बाजी लगा करके। दूसरे पेज में जो काम दिया आपको, कार्यालय की स्थापना, कार्यालय प्रभारी की भूमिका, उसकी कैसे नियुक्ति करनी है, उसके लिए तुरंत जाकर के एक सेवानिवृत्त लोगों का शिविर लगाइए। फिर एक एक जिले में जो 500-500 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य है, एक एक तहसील में 100-100, और उसके बाद में जो वार्ड, प्रखंड, गांव और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की निर्माण की प्रक्रिया कब पूरी कर लेनी है? जनवरी फरवरी में। फिर जो है एक लीगल टीम, सोशल टीम, ये छोटे छोटे काम हैं। नियमित दानदाताओं की सूची सब तैयार कर लेनी है आपको, संसाधन भी खूब लोग देंगे। फिर कार्यालय प्रभारी और कार्यालय के संसाधनों को कैसे मेंटेन करना है। कार्यालय प्रभारी के 15 दायित्व दिए गए हैं, उसको पूरी प्रामाणिकता से निभाना है। और हर एक जिले में सोशल मीडिया की टीम को भी और ज्यादा मजबूत बनाना है। मैंने कहा ना, बाहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया का मुकाबला करने के लिए हमारे पास क्या मीडिया है? माउथ मीडिया और सोशल मीडिया। और ये सेवा सहयोग किस तरह से खर्च होगा, कैसे इसमें मद क्या होंगे, इसकी पूरी प्रक्रिया बताई। और दूसरे चरण में घर घर जाकर के क्या करना है? लोगों को निमंत्रण देना है। और उस समय लोगों के घरों पर झंडा लगाना है, उनसे पूछ करके। अब सुनो, चुनाव से पहले करोड़ों घरों पर किसका झंडा होगा? भारत स्वाभिमान का, ओम का झंडा होगा। एक बार खड़ा करो ये झंडा, देखो। अब ये झंडा खड़े करो जरा एक बार, जिसके पास अभी झंडे हैं। ये झंडा आपको एक एक जिले को कितनी मात्रा में उपलब्ध कराएंगे? कम से कम 10,000 से लेकर के 50,000, 1 लाख, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट होगी ये सारा उपलब्ध कराया। अब जब करोड़ों घरों पर ये झंडा लगेगा तो बोलो, वातावरण तैयार होगा कि नहीं? ऊपर से वातावरण तैयार होगा, नीचे से घर घर में काउंसलिंग होगी। जो भी जाएगा प्रचार के लिए तो उसको एक उसका ड्रेस कोड बनाया है। एक एक जिले को जो सक्रिय कार्यकर्ता और योग शिक्षक हैं, उनको बहुतों को तो अभी भी ट्रैक सूट और ड्रेस दी जा रही है, एक टी शर्ट दी जाएगी, एक उसके ऊपर अंगवस्त्र। आस्था पर देखते रहते हो ना आप लोग, 5 जनवरी को भी देखा था ना, मोदी जी से लेकर के सभी कार्यकर्ताओं ने। मोदी जी भी अपने भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता, आप चिंता मत करो। तो एक एक अंगवस्त्र, फिर बैच, ये सबको लगाना है। फिर झोला सबको मिलेगा, 1,000 झोला सबको भेज रहे हैं। एक एक हजार ही तो मुख्य कार्यकर्ता होते हैं जिले में, उनको भेजना है। फिर एक एक जो है टी शर्ट, सब ये चारों तरफ कौन दिखाई देंगे ग्राउंड पर? भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता। और सबके घरों को ऊपर क्या दिखाई देगा? भारत स्वाभिमान का झंडा। ऊपर भी भारत स्वाभिमान, नीचे भी भारत स्वाभिमान, और लोगों के दिल में भी भारत का स्वाभिमान का अलग जगाना। तो जब ये काम होगा तब लोग किसको वोट करेंगे? आप उनसे जाके बोलेंगे, भैया आपको 1200 रुपए का सिलेंडर चाहिए या 300 का? तो क्या बोलेगी गृहिणी? बोले जी भैया 300 रुपए का दिला दो, वोट चाहिए, हम तो पड़ोसियों के भी दिलवा देंगे। आपको डीजल 60 का चाहिए कि 35 का? तो सब लोग कहेंगे भैया ये काम तो करवा दो, हम तो जो कहोगे वही वोट दे देंगे। तो सारा घर हमारा तो खाली हो गया, सब जो कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो जाता है। तो ये मुद्दे होंगे, बोलो इन पर वोट मिलेगा कि नहीं? फिर देश की अर्थव्यवस्था ठीक होने से 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। बोला आपके घर से एक आदमी को रोजगार दिलाएंगे, हम जिसको कह रहे हैं उसको वोट दो। तो बोलो वोट देंगे कि नहीं? ये काम ये कब होगा? जब जिले में संगठन मजबूत होगा। एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दे दी, भाई तेरे को इन 400-500 घरों में तेरे को जाना है, वो 2 बार जाए, 3 बार जाए, 5 बार जाए, और उन कार्यकर्ताओं के कार्य का मूल्यांकन भी होगा, और वही आगे चल करके इस देश का नेतृत्व करेंगे। चिंता मत करो।
अरे सुनो, अब ये छोड़ दो पीछे के गणित क्या थे, आप लोग मजबूत हो जाओ, अरे फिर देश नहीं पूरी दुनिया बदल देंगे। हौसला रखो, काम करो तरीके से, पूरा नीचे तक जड़ें मजबूत कर लो, और ऐसे जड़ें मजबूत कर लो कि आंधी और तूफान भी तुम्हारी जड़ों को उखाड़ ना पाए, बल्कि जितने भी झाड़ झंकार उगे वे सबको उखाड़ फेंक दिया हम लोग। तो जड़ें मजबूत होंगी किससे? संगठन से। तो ये काम करने का तरीका होता है। अब सबको समझ में आ गया ना? अब कुछ कहना शेष है? कुछ नहीं है, बस अब तो करना ही शेष है। भाई बहनों, आप नीचे तक जड़ें मजबूत कर लीजिए, फिर नेतृत्व आपको ही करना है। देखो, ग्राम स्तर से, मेरा आगे का सपना सुन लो एक लाइन में, मैं चाहता हूं ग्राम स्तर से लेकर लोकसभा तक एक चरित्रवान लोगों का मजबूत संगठन तैयार हो जाए। बस ऊपर से तो हमने कर दिया है काम, अब नीचे तक जड़ें मजबूत कर लो, लोगों के दिलों तक, घर घर तक और लोगों के दिलों तक। आप लोगों के दिलों का जो आसन है ना, वो सिंहासन से भी बड़ा होता है, वहां तक पहुंच जाइए, फिर आप जो चाहेंगे ना वो हिंदुस्तान में होगा। तो मैं एक बार अपने सभी कार्यकर्ताओं जो इतनी श्रद्धा से, भक्ति से, कैसे कितना कष्ट सह के, यात्रा का कष्ट, सर्दी, गर्मी, लैट्रिन जाने का ठिकाना नहीं, नहाने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, छोटे छोटे बच्चे, बाबा हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो वोट नहीं है। मैंने कहा तुम्हारा वोट नहीं है तो अपने मम्मी पापा को वोट के दिन लेके जाना। जो युवा है, मैंने कहा युवा भारत की मजबूत टीम बनाओ, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, सबको काम करना है। तो कुछ जमीन दान देना चाहते हैं, कुछ ऑफिस दान देना चाहते हैं, है? तो कौन कौन जमीन दान देना चाहता है? खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर। ये बेटा है संतोष कुमार सोनी, पिता शंकर प्रसाद जी स्वर्णकार। ये रामगढ़ कैंट का, ये कहां पर है? बगल में ही, 40-45 किलोमीटर। वहां भारत स्वाभिमान के इस अनुष्ठान के लिए, अच्छा, रामगढ़ के महामंत्री भी है। तो बेटा संतोष के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए सबके। क्या करते हो बेटा? मैं ज्वेलरी का काम करता हूँ। ज्वेलरी का काम करता हूँ? तो देखो कितना ऊंचा संकल्प है, खुद ज्वेलरी का काम करता है और बोले बाबा इस काम से तो हिंदुस्तान खुशहाल हो जाएगा। तो इसके लिए अपनी कितनी जमीन है बेटा? ये तो 50 डिसमिल जमीन अपनी दान देना चाहते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है। तो मेन रोड पर, सुभाष चौक पर, बहुत बड़ी जगह है भैया। तो एक बार जोरदार अभिनंदन भाई संतोष का। बैठो बैठो। आचार्य कुलम में क्या हो रहा है जरा सुन लो। आधुनिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा और देश का नेतृत्व। देखो सुन लो जरा। कुछ भाई सोच रहे बाबा जी नेतृत्व कौन करेगा देश का? नेतृत्व देश का आप ही लोगों को करना है। थोड़ा सा धैर्य रखो बस। देश का राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक नेतृत्व, आर्थिक नेतृत्व, व्यावसायिक नेतृत्व, देश का सांस्कृतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व और देश का, मैं एक शब्द में कहूं तो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, प्रशासनिक समग्र नेतृत्व आप लोगों को करना है। तैयार हो जाओ, इसके लिए तैयारी करो। हम उधर आचार्य कुलम से लेकर के और विश्वविद्यालय तक ऊपर तैयारी कर रहे हैं और नीचे एक एक जिले गांव में तैयारी कर रहे हैं। ऊपर से, नीचे से, दोनों तरफ से। कुछ इधर से पहले नेतृत्व जो बड़ों से तैयार होगा, कुछ बच्चों 50 साल बाद क्या होगा, तभी तो हिंदुस्तान चलेगा। तो हम अब मान लीजिए कि भैया कल को किसी के साथ कुछ भी हो जाए, बाबा ना रहे, मोदी ना रहे, तो क्या देश नहीं चलेगा? एक मोदी नहीं, एक बाबा रामदेव नहीं, 1 लाख 25,000 नहीं, 1 करोड़ नहीं, 1 लाख 25,000 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 नहीं, 1 लाख 25,000
सैकड़ों हजारों बाबा रामदेव और सैकड़ों हजारों मोदी जैसा नेतृत्व देश को हम दे करके जाएंगे, ऐसे नहीं छोड़ के जाएंगे इसको।